अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ ज़ादे यार जो भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और फिर सस्पेंस से भरपूर कहानी। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद कैंटीन में वो दोनों बड़ी मुस्तैदी से दाखिल हुई थीं। एक के अंदाज में थोड़ी घबराहट थी जबकि दूसरी पुरसुकून मगर उलझी हुई थी। वो सरताबा पैक्ड थी, सियाह अबाए में मलबूस, इसके जिस्म का एक हिस्सा भी नुमाया नहीं था, जबकि पहली वाली हिरासा सी कैंटीन का पुरसुकून कोना ढूंढ रही थी। वो भी बिलाशुबा हसीन थी, बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें गहरा दर्द छुपा हुआ था, बहते खुश्क आंसुओं की कतारें अभी भी इसकी आंखों में रक्सा थी। लंबी खमदार पलकें, बारीक मखरूती होंठ, सुतवा नाक, गोरा रंग और ब्राउन कर्ली बाल इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। इनकी आंखों में छुपे अनजाने खौफ को वो साथ खड़ी लड़की अपने पर्दे के पीछे से देख सकती थी। वो उलझन में मुब्तला थी। वो जिस तरह इसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती इसे हड़बोंग में कैंटीन लाई थी, ऐसे में इसका हैरान होना बनता था। कुछ देर तक वो दोनों कैंटीन के गेट पे इसी तरह खड़ी रहीं। फिर इस जगह का तयन करके वो इसी तरफ का बाजू थामे से वहाँ ले गई। वहाँ एक कोने में मेज़ थी इसके साथ और पीछे मेज़ें खाली थी। कैंटीन में काफ़ी रौनक थी। स्टूडेंट खुश गप्पियों में मसरूफ़ फूड एंजॉय कर रहे थे। वो दोनों भी इस कोने में मेज़ पे बैठ गईं। वो अभी तक सहमी सी इधर उधर देख रही थी, जैसे इसके सर पे मौत मंडला रही हो। वो इसकी ये हालत काफ़ी देर से नोट कर रही थी। आखिर तंग आके इसने पूछ ही लिया, परेशान, आखिर मुझे ये बताओ तुम्हारे साथ क्या मसला है कि तुम इतनी बौखलाई भी क्यों हो। वो अपना ग्लव्स ज़दा हाथ मेज़ पर रख के इसकी तरफ झुकी। नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। इसने हकलाते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। पिछले कई दिनों से जो हरकतें तुम करती फिर रही हो ना, वो तुम्हें नफ्सियाती मरीज़ा कहलवाने के लिए कम नहीं है। कई दिनों से तुम मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करती हो कि तुम्हें अपनी कामयाबी की ट्रीट खामखा मुझे देना थी, और आज मैं यहाँ आ गई हूँ तो फिर तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे ना जाने क्या आफत आन पड़ी हो तुम पर। मुझे बताओ ये क्या चक्कर है। आखिर बात के आखिर में इसने नकाब के पीछे अपने भवें उछखा कर इसे देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपनी पसंद का कुछ भी ऑर्डर करो, हम खाकर निकलते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। इसे फिर से एक ज़बरदस्ती मुस्कुराहट देते हुए इसने झूठ बोला, क्योंकि इसकी भूख तो ना जाने कितने दिनों से उड़ चुकी थी। नहीं भाई, मुझे नहीं, यहाँ बैठ के कुछ खाना, देखो कितने लड़के यहाँ मौजूद हैं और तुम्हें पता है कि मुझे खाने के लिए नकाब उतारना पड़ेगा और मैं ऐसा किसी सूरत नहीं करूँगी। वो एक बार फिर इनकार करके कुर्सी से टेक लगा गई। वो इसे मिन्नत तरल्ले करके यहाँ ले आई थी, लेकिन वो अब फिर नखरे दिखा रही थी। यार अफशा, तुम यूं ही परेशान हो रही हो, मुझे ये बताओ पूरी कैंटीन में से कौन सा ऐसा लड़का है जो हमारी या किसी और की जानिब मुतवज्जो हो। यहाँ हर कोई अपने आप में मगन है। तुम्हारा यहाँ नकाब उतारना कौन सा यहाँ क़यामत ले आएगा। परेशान ने बैठते हुए लोगों की तरफ इशारा किया। इसने भी सरसरी निगाह वहाँ डाली। वो वाकई ठीक कह रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, तुम हम दोनों के लिए फ्राइज़ मंगवाओ, अच्छा खा कर निकलते हैं। प्रोफेसर जाजिब की क्लास में मिस नहीं कर सकती। एक ही मिनट में वो हामी भर के शर्त रख गई। परेशा के चेहरे पर लम्हे भर को खिल उठा, लेकिन इसके अंदाजे से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसे अधूरी खुशी मिली हो। इसकी आंखों में खौफ अभी भी लहरा रहा था। परीशे की बैग पर बैठे एक नफूस ने होठों पे मकरूस शैतानी मुस्कुराहट रेंग रही थी। अब बताओ क्या हुआ, कुछ तुम यूं ही परेशान हो रही हो। कैंटीन से निकलकर वो दोनों अपने डिपार्टमेंट की तरफ चल दी। एक साथ चलने पर परेशान ने इससे पूछा, भाई तुम होगी बहुत निडर। मुझे डरना बहरहाल बेहतर लगता है, वो मुख्तसर सा जवाब दे गई और नासमझी से खामोखा में ही सर हिला गई। अच्छा, तुम हर वक्त नकाब ओढ़े रखती हो, तुम्हें घुटन नहीं होती। वो हैरत ज़दा लहजे में पूछ रही थी। नहीं, मैं ज़्यादा
कंफर्टेबल फील करती हूँ। और वैसे एक बात पूछूं मैं तुमसे। एक जगह रुककर अफशा ने इससे पूछा। ख़िज़ा की आमद हवा के दोष पर दरख्तों से उतरे पत्ते इधर उधर बिखरे हुए थे। ज़रूर इसमें पूछने वाली क्या बात है। वो भी इसके साथ ही रुककर खुशदिली से बोली। इसने पाँव से एक सूखा पत्ता मसल दिया जो चुरमुरा के इधर उधर बिखर गया। मैंने सुना है कि मेरे आने से पहले तुम भी ओविल किया करती थी, तो अब ऐसा क्या हो गया जो तुम यूं खुलेआम अपना दुपट्टा भी गले का हार बनाए घूमती हो। अफशा की बात पर वो चौंक सी गई। इसकी आंखों में फिर खौफ दूर आया। वो इसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अल्फाज सब गोले की शक्ल में इसके हलक में अटक गए। वो बोल नहीं पाई। बस शिद्दत ज़ब्त के बाइस वो सिसक की थी। इसकी आंखें भर गईं। वो परेशानी से इसके हाथ थाम गई। क्या बात है, बोलो। आर यू ओके? मैंने कुछ गलत पूछ लिया? वो अब इसके हाथ थामे इसकी आंखों में देखकर पूछ रही थी। परेशे की आंखों से अब मुसलसल आंसू बह रहे थे। इसकी आंखों में तशवीश उभर आई। वो इसे लिए साथी बने खूबसूरत ग्रास प्लांट में मौजूद संगी बेंच पर ले आई। अच्छा ये लो पानी पियो। अफशा ने अपने बैग की जिप खोलकर इसमें से पानी की बोतल निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाई। इसने 2 घूंट लिए और बोतल इसे वापस कर दी। आई एम रियली सॉरी यार, परेशान ने आकर कुछ गलत पूछ लिया तो मुझे नहीं इल्म था कि तुम यूं रिएक्ट करोगी। वो इसके साथ बैठे माजरत ख्वाह थी। नहीं यार, तुम्हें सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस यूं ही अम्मी अब्बू की याद आ गई थी। अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था। एक छोटी बहन थी जिसने कुछ माह पहले किसी वजह से ख़ुदकुशी कर ली थी और फिर भरी दुनिया में अकेली रह गई थी। आई एम सॉरी यार, वो अभी तक शर्मिंदा थी। तुम क्यों बिलावजह परेशान हो जाती हो? छोड़ो भी दो एक बात को। इसने घर का अब वो भी हद तक समझ चुकी थी। यार परीशे, एक बात तुमसे मैंने भी करनी है। अफशा एक बार फिर परेशान सी इसकी तरफ देख के बोली। क्या हुआ, बताओ क्या बात है? वो देखो लड़का, ये पक्का कैंटीन में मुझे बग़ैर नकाब के देख चुका है। अब देखो यहाँ हमारे पीछे तक आ गया है। अफशा ने आँख के इशारे से परेशे को पीछे इशारा किया। मतहश सी पलटी और इसकी आंखों में खौफ सा फैल गया। कौन सा लड़का? इसकी सांस फूल गई थी। वो अफशा के सामने ख़ुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अरे वही, वो लफंगा सा, रेड शर्ट ब्लैक पैंट और चश्मा भी पहने हुए हमारी तरफ ही देख रहा है। अब के बार इसने तफसील से बताई थी। अरे वो पागल, वो क्या देखेगा तुझे? वो तो बेचारा अंधा है। छोड़ो, तुम बिलावजह हर बात को सर पर सवार कर लेती हो। पहचान कर इसे करने के लिए वो अपने चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट भी ना फैला सकी। लेकिन वो अगर अंधा है तो इसके पास स्टिक भी होनी चाहिए। इसकी सुई अटकी हुई थी। अरे मेरी माँ, जान छोड़ दे मेरी। प्रोफेसर जाजिब की क्लास निकली जा रही है और तुम्हें इन अंधे लड़के की स्टिक पर रिसर्च करनी है। कहो तो पूछ के आ जाऊँ तुम्हारे लिए इससे। वो भी बाकायदा हाथ जोड़ के इस रहम की अपील करने लगी। प्रोफेसर जाजिब की क्लास का याद आते ही वो माथे पे हाथ मार के उठी थी और उल्टा इसी पे चढ़ दौड़ी। कितनी प्यारी थी वो लड़की, ज़िंदगी से खुश और मुतमईन। वो इसे देख के रह गई। कभी वो भी यूं अपनी ज़िंदगी इंजॉय किया करती थी। मुझे माफ़ करना अफशा, तुम नहीं जानती कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी वो वबाल जल्दी आने वाला है जो कुछ माह पहले हमारी ज़िंदगियों में आया था। मुझे माफ़ करना। वह बैग उठाकर आगे बढ़ गई, जबकि वो वहीं बेंच पे बैठी टूटे बिखरे लहजे में हम कलाम थी। क्या बता रही थी तुम? इससे मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए ज़रा फिर से दोहराओ। रेड शर्ट, ये ब्लैक जीन्स पहने, अपने पुरकशिश चेहरे पर कर्क तासुरात जमाए वो इससे पूछ रहा था। पिंक पीच कलर के सिंपल से ड्रेस मलबूस वो हसीन जमील लड़की, ज़रा डरी सहमी सी लड़की, बिलाशुबा परेशे ही थी। वो दोनों लाइब्रेरी में मौजूद थे। नहीं ज़ाद यार, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा करके मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारूंगी। वो खिसियानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इसे यकीन दिलाने लगी। वो तनफ्फुर से सर हिला के रह गया। वाकई तुम्हारे पर तो मैं पहले ही काट
चुका हूँ, तुम अब उड़ान भरने की हिम्मत भी नहीं करोगी। वो मज़ाक़ेज़ अंदाज में इसकी तरफ देख के हंसा था। इसका जाज़िब नज़र चेहरा हर किसी को भा जाने की हैसियत रखता था, मगर वो इस खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपे इस हसीन चेहरे को बखूबी जानती थी। इस गलाज़त से कराहत आती थी, इसे नफ़रत थी। इस शख्स से बेहिसाब बेपनाह वो इसकी बहन का भी गुनहगार था, इसे बता रहा था और अफशा का बन रहा था। मेरे बारे में इसका कोई तबसरा, अपने बाल किसी हसीन तबसरे को सुनने की उम्मीद में वो हाथ से संवारने लगा। इसके पीछे खड़ी परीशे दांत पीसने लगी। हाँ, लफंगा कह रही थी। वो जल्दी से कह गई, क्या? इसे लगा इसकी समात को धोखा हुआ है। मेरा मतलब है, वो कह रही थी, दूसरे लफंगों से अलग है, काफ़ी हैंडसम है, डैशिंग पर्सनैलिटी है। पूछ रही थी, तुम्हारा क्या नाम है? मैंने कहा, मुझे क्या मालूम। उसने तफसीलन एक झूठ गढ़ा। जितनी देर वो इसे कसीदे पढ़ के सुनाती रही, वो अपने आप में गुम रहा। इसकी आखिरी बात पे इसने पलटकर फिर इसे घूरा। क्यों नहीं बताया तुमने उसे? अक्ल के अंधे, मेरा मतलब है बता देती तो शक हो जाता उसे। वो जल्दी से बोली थी, हाँ ठीक है, वो भी बहुत प्यारी है, बहुत जल्दी हम मिलेंगे। अगर ऐसा है तो कल ही हमारी मुलाकात करवाओ। कैसे? ये सोचना तुम्हारा काम है। अब जाओ और अपनी शक्ल गुम करो। करख लहजे में वो इसे हुक्म देके ग्लासेस आंखों पे लगाते निकल गया, जबकि वो सुन खड़ी रह गई। अगले दिन वो ऑफ के बाद अपने डिपार्टमेंट से निकले हुए बेध्यानी में किसी से टकरा गई। इसके हाथों में मौजूदा किताबें ज़मीन बोस हो गईं। अपनी किताबों का यह हाल देख के चिराग पासी इस गुस्ताख की तरफ मुड़ी जो अभी तक ज़मीन पर बैठा कर रहा था। ये देख के वो हैरान हुई। ये वही कल वाला लड़का था जो इसके बकौल इसका पीछा कर रहा था। शक्ल से लफंगा ही लगते थे तुम, आज सबूत भी पेश करने आ गए। अपना सर शर्म करो। घर से किस तरह पढ़ने के लिए आते हो, यहाँ आकर आवारगियाँ करते हो। माँ बाप की आंखों में धूल झोंकते शर्म नहीं आती? डफर कहीं के, दुल्हनों की तरह मुंह छुपा के बैठे हो। मेरी किताबें कौन समेटेगा? छिपकली की दुम जैसी शक्ल मत बना, उठो मेरी किताबें समेटो। इसने खूब इसके लत्ते लिए थे। वहाँ पूरे डिपार्टमेंट के लड़के लड़कियाँ इकट्ठा हो गए। उनमें चेमेंगोइयाँ शुरू हो गईं। कई तो हंसी मज़ाक भी उड़ा रहे थे। अफशा ने जिस अंदाज में पूरे डिपार्टमेंट के सामने इसकी खबर ली थी, इससे सबको अंदाज़ा हो चुका था वो इसे नहीं जानती। और ज़्यादा यार, इस पर तो गोया सातों आसमान टूट कर बारी बारी गिर रहे थे। अपनी शक्ल पे जो कसीदे इसने कल परेशे के मुंह से सुने थे, वो आज वो इसके मुंह से सुन रहा था। उनमें बहुत फ़र्क था। वो तो अपनी तरफ से बहुत बन ठन कर निकला था। इरादा था अफशा के दिल पे छुरियां चलाने का, मगर वो खुद इसे इन छुरियों से हलाक कर रही थी। न जाने कितनी देर बाद परीशे कहीं से भीड़ को चीरती हुई वहाँ पहुँची तो वो उससे भीड़ ही रही थी। वो अपना सर थाम के रह गई। आसपास से इसने मामले की नौयत की पता किया। अब बस कर दो, उठा लो ना खुद अपनी किताबें। वो बेचारा अंधा है, तुम्हें मैंने बताया था। परीशे ने दबी दबी आवाज़ में से समझाना चाहा। अंधा है तो होगा, जब मुझसे टकरा रहा था तब नहीं पता था क्या? मैं ही मिली थी टकराने को। अब ये ही मेरी किताबें उठाएगा, वो भी एक नंबर की अड़ियल ज़िद्दी थी। अफशा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, क्यों अपने लिए और मेरे लिए बर्बादी का सामान पैदा करने को तुली हो? मत लगाओ अपना तमाशा। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो लाओ, मैं उठा देती हूँ। अब की बार इसने आहिस्ता से इल्तिजा की और वो फ़ौरन नीचे बैठ के अपनी किताबें समेटने लगी। अब ये मत कहना कि इसे हाथ से पकड़ के उठाओ, खुद उठ जाएगा। इसने उंगली उठा के तंबी की। हाँ, क्यों नहीं कहूँगी। अब प्लीज़ छोटा सा सॉरी बोल दो, परीशे ने रिक्वेस्ट भरे अंदाज में कहा। क्या? हाँ ठीक है, सॉरी। पहले हैरत से इसकी आंखें फटने वाली थी कि गुनाह भी इससे सरजद हुआ और माफ़ी वो मांगे ये इसने हज़म ना हुआ, मगर परीशे की मुल्तजी निगाहों और हल्का सा प्लीज़ इसे सॉरी जैसा भारी लफ्ज़ कहलवा गया। इसके बाद ज़ाद यार भी हाथ झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। इसका दिमाग घूम रहा था। वॉट रबिश, क्या तुम मुझसे झूठ बोलती रही हो? वो मेरी तारीफ़ें कर रही थी। मुझे तो लगता है तुम इसके साथ मिली हुई हो। देखो, जो भी नाम है तुम्हारा,
अगर मुझे ज़रा सी भी भनक पड़ गई ना कि तुम इसके साथ या किसी और के साथ मिलके खेल खेल रही हो तो यकीन जानो गला कटवा के फिकवा दूँगा। वो पुरतैश अंदाज में इस पे बरस पड़ा था। वो भीगी बिल्ली बनी इसके मगलूज़ात सुन रही थी। इसे अंदाज़ा था वो लावा निकालेगा। अब जो करना है मुझे ही करना होगा। मैंने सोचा सब सीधी तरह चल रहा है, चलने दो, लेकिन अब मुझे किसी बल निकालने ही चाहिए, कहीं वो भी कल को तुम्हारी तरह कुछ ज़्यादा ही ना उछलने लगे। वो तंज़ आमेज़ लहजे में इसकी जानिब सख्त नज़रों से देख रहा था। ज़ाद यार, मुझे लगता है तुम्हें इसका पीछा छोड़ देना चाहिए, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। वो अपने थे वो बात को बिगाड़ने से रोक रही थी, मगर इसकी बात सुन के वो खबासत भरे अंदाज में इसकी तरफ लपका। क्यों, तुम्हें यूँ क्यों लगता है कि मेरी तवज्जो तुमसे हट रही है इसलिए? वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और इसकी बात सुन के वो नज़रें झुका गई। सर झुकाने की वजह इसके चेहरे पे कई लठें आ गईं। पहले वो दिलचस्पी से इसे देखता रहा, फिर आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे पे आई लट को कान के पीछे अरसा। परिशे की हालत बुरी हो रही थी। दिल चाह रहा था कि इसका मुंह नोच के भाग जाए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हुस्न भी जलवा अंगेज़ है, मगर मुझे तुम ये नहीं बताओगी कि वो कौन मेरे काम की चीज़ है और कौन नहीं। ये मैं ख़ुद तय कर सकता हूँ। आखिर में इसका लहजा सख्त हो गया। वो इसकी थोड़ी सख्ती से थाम कर बीज गया। इसे खासी तकलीफ़ हुई। दर्द से इसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गईं, जिन्हें वो पी गई, क्योंकि वो कौन सा पहला दर्द था जो ज़ादे यार की तरफ से इसे मिला था। वो अपना बहुत कुछ लुटा चुकी थी, लेकिन अब जो इसके पास था वो इसे किसी सूरत इसे लुटने नहीं दे सकती थी। अब ज़्यादा टुस्फे बहाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है कि एक स्पोर्ट गाला होने वाला है हमारी यूनी में। इसकी थोड़ी झटके से छोड़कर वो इससे पूछ रहा था। हाँ, नेक्स्ट वीक, इसने भीगे लहजे में इसे बताया। नेक्स्ट वीक तुम्हें पता है ना, और तुम्हें क्या करना है? वो फाताना अंदाज में इससे पूछ रहा था। नहीं करो ज़ाद यार, वो बहुत मासूम है, बहुत मुश्किल से इसे यहाँ पढ़ने की इजाज़त मिली है। डरो खुदा के कहर से, खुदा का वास्ता है तुम्हें, प्लीज़ मुझे मज़ीद गुनाहगार मत करो। वो रोते हुए इसके आगे हाथ जोड़ गई। मैंने तुमसे तबलीग नहीं मांगी। जो काम तुमसे बोला जाए वो कर दिया करो ना। तुम भी जानती हो ना क्या कर सकता हूँ। तल्ख लहजे में कह के वो एक तरफ से इससे परे धकेलता चश्मा पहन के निकल गया। वो वहीं बैठ के सिसकने लगे। अलीज़ा इसकी छोटी बहन थी। खूबसूरती में अपनी बहन से वो 2 कदम आगे थी। दोनों बहुत प्यार था। परिशे अपनी छोटी बहन पर जान छिड़कती थी। माँ बाप के इकट्ठा ही इस दुनिया से जाने के बाद वो और 20 से अटैच हो गई थी। माँ बाप अपने पीछे 3 दुकानें छोड़ गए थे, जिनका किराया हर माह उन्हें वक्त पे मिलता था। घर अपना था। रिश्तेदारों ने पहल तो बहुत हमदर्दियाँ जगाईं, मगर एक दिन परिशे पर इस बात का इंकिशाफ हो गया कि वो उनकी जमा पूंजी ऐंठने के चक्कर में है, तो इनका लहजा उनके साथ रूखा और लिए दिए वाला हो गया। सब खुद ही पीछे हट गए। परिशे अलीज़े की तालीम रोकना नहीं चाहती थी, लेकिन तन्हाई के एहसास से वो भी घबराती थी। घर पर मर्द का होना औरत के लिए बड़ा हौसला होता है। इसका हल इसने यूँ ढूंढा कि वो अब आया पहनने लगी। परिशे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड थी। इसके दिन रात की मेहनत पर इसे स्कॉलरशिप लगा और इसके उस असातिज़ा ने इसे पढ़ाई दोबारा से कंटिन्यू करने पे फोर्स किया, जिसकी वो नफ़ी ना कर सकी। आखिर दोनों बहनें मिलकर अपनी तालीम हासिल करने में कोशा हो गईं। उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, किसी किस्म का कोई दुख ना था, कोई महरूमी नहीं थी। अगर कमी थी तो माँ बाप की। परिशे दिन रात इनकी जुदाई में आंसू बहाती थी। अलीज़ा भी इनकी गम-ए-बेश बहुत महसूस करती थी। जब तक वो 2 थीं तब तक वो खुश थीं, लेकिन ज़ाद यार का आना उनकी ज़िंदगी में एक वबाल था। अलीज़ा लापरवाह सी थी। वो कभी भी अपना नकाब उतार कर बैग में रख लेती थी। वो भी ऐसा ही दिन था जब वो अपनी किसी दोस्त के साथ किसी रेस्टोरेंट से निकली। दमकती रंगत, बड़ी बड़ी सियाह आँखें, लंबी खमदार पलकें, सुतुआ नाक, लंबे रेशमी बाल और सुराईदार गर्दन। किताब हैंड बैग एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते वो बातों में मसरूफ़ सी रविश पे चली जा रही थी।
जब अपनी होंडा सिविक से टेक लगाए किसी का इंतज़ार करते ज़ाद यार की नज़र इस पे उठी थी और पलटना ही भूल गई। अरे वाह, ये छमक छल्लो कौन है, इतनी देर मेरी नज़रों से कहाँ छुपी रही। आँखों से चश्मा हटाते हुए गहरी नज़रों से देखने लगा। यार मुझे नहीं पता मेरा नाम किसने लिखवाया है। कमीशन प्ले में मैं नहीं कर सकती कोई डांस वांस, मेरे अब्बू मुझे जान से मार डालेंगे। ना जाने किसने स्पोर्ट गाला कि मैं मौजूद प्ले में अफशा का नाम लिखवा दिया था। वो अब अपनी परेशानी परेशे से शेयर कर रही थी, जो कब से खामोश इसका वावेला सुन रही थी। इस वक्त वो दोनों यूनी के फुटबॉल ग्राउंड में बैठी थी। अफशा कब से जले पैर की बिल्ली बनी बेचैनी से चक्कर काट रही थी, जबकि वो चुपचाप सी से चक्कर काटता हुआ देख रही थी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अब वो परीशे से मुखातिब थी। वो अब भी खामोश रही। परीशे यार कुछ तो बोले, एक तो मुझे इतनी टेंशन है, ऊपर से तुम भी चुप का रोज़ा रखा हुआ है। वो अब इसके पीछे बैठ गई थी। अब के बार परीशे के हाथों में हरकत हुई। इसने अफशा के दोनों हाथ थाम लिए थे। अफशा मुझे मालूम है तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारी इस परेशानी की वजह मैं हूँ। वो धीरे से बोलते रुकी थी। तुम कैसे हो सकती हो? वह हैरत से पूछने लगी। हाँ मैं ही हूँ, क्योंकि वो वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले, लेकिन यकीन जानो तुम्हारी बेहतरी के लिए मैंने ऐसा किया। इसकी आवाज़ भारी हो रही थी। वो हैरत से इसे सुन रही थी। अब जो बातें मैं तुमसे कह रही हूँ प्लीज़ कुछ भी सवाल किए बगैर मान लेना, बाकी तुम मुझ पर छोड़ देना। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। वो अब इसे बता रही थी कि इसे क्या करना है और वो बगौर सुन रही थी। दोस्तों कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। आपकी दुआओं की तलबगार।